हालात भी। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में जारी राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा की, संसद के मॉनसून सत्र की। देखेंगे कैसे राहुल गांधी के आरोपों में फंसेगा चुनाव आयोग, क्यों चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार का तेज हुआ विरोध, जानेंगे नेपाल और भारत के बीच क्यों बढ़ा तनाव, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हमले के बाद दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता को मिली जेड सिक्योरिटी, 24 घंटे तैनात रहेंगे 20 से ज्यादा हथियारबंद सीआरपीएफ जवान। 20 अगस्त को जनसुनवाई के दौरान हुआ था हमला। जीएसटी में बड़ा बदलाव, 5% और 18% स्लैब को मंत्रियों के समूह की मिली मंजूरी। सस्ती होगी रोजाना इस्तेमाल की वस्तुएं। कोर्ट में लंबित मामलों को लेकर सीजीआई ने जताई नाराजगी, बार और बेंच दोनों को ही ठहराया जिम्मेदार। बोले न्याय तक पहुंच आज भी अमीरों का विशेषाधिकार। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 142 अंकों की बढ़त के साथ 82,000 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 33 अंकों की बढ़त के साथ 25,083 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वोटर अधिकार यात्रा का आज 5वां दिन था, जिसकी शुरुआत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की और बिहार की एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। शुरुआत में राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने मोर्चा संभाला। तो कैसा रहा यात्रा का 5वां दिन और यात्रा को लेकर क्या है जनता का रुख, देखेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में निकाली जा रही वोटर अधिकार यात्रा को 5वें दिन भी जनता का उतना ही समर्थन मिला जितना पिछले 4 दिनों में मिला। 5वें दिन यात्रा की शुरुआत शेखपुरा के त्रिमुहानी स्थित दुर्गा मंदिर से हुई। लखीसराय के विद्यापीठ चौक पर समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि पहले राहुल गांधी इसमें शामिल नहीं हुए थे। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन में शामिल होने के चलते दिल्ली में थे। लेकिन जैसे ही यात्रा लखीसराय पहुंची, राहुल गांधी भी यात्रा में शामिल हो गए। इससे पहले शेखपुरा में एक सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि हमें बिहार में ओरिजिनल सीएम चाहिए, डुप्लीकेट नहीं। उन्होंने सीएम नीतीश की घोषणाओं पर भी तंज कसा और कहा, ये सरकार वही करती है जो मैं कहता हूँ। तेजस्वी ने कहा, कोई किसी भी जाति का हो, आपका भाई तेजस्वी सभी जातियों को साथ लेकर चलेगा। ये लोग आपसे आपका सिर्फ वोट अधिकार नहीं छीन रहे हैं, ये आपका अस्तित्व छीनना चाहते हैं। ये बिहार को चूना लगाने की सोच रहे हैं। उन्हें नहीं पता बिहार के लोग खैनी में चूना रगड़ देते हैं। एक बिहारी 100 पर भारी है। गुजराती यहाँ आकर अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। मैंने जिन जिन घोषणाओं की बात की, सरकार ने वो लागू कर दिया। तेजस्वी के साथ माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद थे। यात्रा के दौरान राजद कार्यकर्ता घोड़े पर सवार होकर निकले। वहीं राहुल गांधी भले ही यात्रा में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर बिहार की जनता को अपना संदेश जरूर पहुंचा दिया था। उन्होंने लंबे चौड़े पोस्ट में बिहार की जनता से सीधा सवाल किया कि जो सरकार वोट चोरी से बनी हो, क्या उसका इरादा कभी जनसेवा का हो सकता है? नहीं ना। राहुल ने कहा कि उन्हें आपके वोट की जरूरत ही नहीं, इसलिए आपकी समस्याओं की परवाह भी नहीं। यानी राहुल गांधी ने सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। अब जिस तरह से इस यात्रा को जनता का समर्थन मिल रहा है, उससे साफ है कि विपक्ष की कोशिश रंग ला रही है। सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष हर जगह सरकार पर हमलावर है। संसद का ये मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार रहा। सत्र के आखिरी दिन पीएम मोदी की मौजूदगी में विपक्ष ने न सिर्फ एसआईआर और वोट चोरी पर अपना विरोध जारी रखा, बल्कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए। इसके साथ ही स्पीकर ओम बिरला ने इस सत्र को लेकर सदन में अहम जानकारियां भी साझा की। तो क्या कुछ हुआ संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई को विपक्ष के विरोध और लगातार गहमागहमी के बीच अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। 1 महीने तक चले इस सत्र की शुरुआत 21 जुलाई को हुई थी, जिसमें सरकार और विपक्ष के बीच लगातार टकराव देखने को मिला। बार बार व्यवधान, स्थगन और विपक्षी दलों के बहिष्कार के कारण सदन की कार्यवाही प्रभावित होती रही। सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में प्रधानमंत्री की मौजूदगी के दौरान विपक्ष ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए, जिससे सदन का माहौल गर्मा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र के समापन का ऐलान करते हुए बताया कि सदन में चर्चा के लिए 120 घंटे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन सिर्फ 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि सत्र के दौरान 419 प्रश्न पूछे गए, जिनमें से 55 का उत्तर दिया गया। 2 बार के स्थगन के बाद लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। वहीं राज्यसभा में भी स्थिति कुछ अलग नजर नहीं आई।
सत्र के पहले दिन बिल ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 बिना किसी रुकावट के पास हो सका, लेकिन उसके बाद के विधेयकों को पारित कराने में सरकार को खासी मशक्कत करनी पड़ी। कई विधेयक या तो संक्षिप्त चर्चा के बाद पास हुए या फिर विपक्षी दलों के बहिष्कार के बाद। पूरे सत्र में विपक्षी सांसद बिहार एसआईआर पर चर्चा कराने की लगातार मांग करते रहे। सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से पेश किए गए ऑनलाइन गेमिंग बिल को भी पास कर दिया गया। कुल मिलाकर ये सत्र संसदीय कार्यवाही और सफल चर्चा के बजाय राजनीतिक खींचतान और सरकार के चर्चा से बचने को लेकर विपक्ष के आरोपों के लिए याद रखा जाएगा। संसद के सत्र में सरकार विपक्ष के सवालों से बचती नजर आई। बिहार एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष की मांग के बावजूद चर्चा तक नहीं कराई गई, लेकिन विपक्ष के आरोपों से बचना इतना भी आसान नहीं दिख रहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए हैं, उसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल कर दी गई और इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने की मांग की गई है। देखिए ये रिपोर्ट। हाल ही में राहुल गांधी ने बेंगलुरु में वोट चोरी को लेकर बड़ा खुलासा किया था। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल में वोटिंग लिस्ट में हेरफेर के गंभीर आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी पीआईएल दाखिल की गई है। इस याचिका को वकील रोहित पांडे ने दाखिल किया है, जिसमें फर्जी नामों को जोड़ने और योग्य वोटरों के नाम गायब होने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए वोटर लिस्ट का साफ और पारदर्शी होना बहुत जरूरी है। इस तरह की गड़बड़ियां चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करने का काम करती हैं। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अपनी निगरानी में एक रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक विशेष जांच टीम यानी एसआईटी गठित करने की मांग की गई है, ताकि इन आरोपों की गहराई से जांच की जा सके। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने कोर्ट से यह भी मांग की है कि अगले आदेश तक वोटर लिस्ट में किसी भी तरह के बदलाव पर तुरंत रोक लगाई जाए। इस याचिका में चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि आयोग ने मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट का डेटा उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया, जिससे पारदर्शिता की कमी उजागर होती है। इसके साथ ही चुनाव आयोग के लिए दिशा निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है, ताकि वो भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर सके। अब इस मामले में जब एसआईटी गठित होगी तो जांच में क्या निकल कर सामने आता है, ये देखना होगा। राहुल के आरोपों पर एसआईटी जांच की खबर ने चुनाव आयोग की चिंता बढ़ा दी है, तो चिंता नीतीश कुमार की भी बढ़ती नजर आ रही है। पहले से ही एनडीए गठबंधन में उन्हें किनारे लगाए जाने की अटकलें हैं और अब लोगों का गुस्सा भी उन पर फूट पड़ा। मुस्लिम समुदाय ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। तो कैसे बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार को लगा झटका, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसके चलते सभी दल बिहार की जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। इसी के चलते नीतीश कुमार भी अल्पसंख्यक समुदाय को मनाने के लिए एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन उनका ये दाव उल्टा पड़ गया और कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल नीतीश कुमार मदरसा बोर्ड के 100वीं वर्षगांठ के लिए पहुंचे थे, जिसमें सीएम के भाषण के बाद नाराज शिक्षक पर्चे लहराने लगे। मदरसा शिक्षकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल शिक्षकों का कहना है कि 2011 में नीतीश कुमार ने वादा किया था कि 2459 प्लस मदरसों को तनख्वाह देंगे। उनके इस वादे की नाकामयाबी को लेकर शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी की। साथ ही शिक्षकों ने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि आज इन मदरसों को लेकर घोषणा होनी थी और यही बोलकर बुलाया गया था, लेकिन सीएम नीतीश ने अपने भाषण के दौरान कुछ भी बड़ी घोषणा नहीं की। रही सही कसर जब कार्यक्रम में नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान ने उन्हें टोपी पहनाने की कोशिश की, तो नीतीश कुमार ने नाराजगी दिखाते हुए टोपी पहनने से भी मना कर दिया। यानी साफ है कि नीतीश के कोर वोटर का अब उनसे मोहभंग हो गया है और ये नीतीश के साथ साथ एनडीए के लिए भी बड़ी टेंशन वाली बात है। एक तरफ चुनाव की तैयारियां चल रही है, तो दूसरी तरफ बिहार का अल्पसंख्यक समुदाय नीतीश सरकार से दूर होता जा रहा है। अब अल्पसंख्यकों की ये नाराजगी नीतीश सरकार को कितनी भारी पड़ेगी, ये तो अब चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। बिहार चुनाव से पहले इस वाकई ने नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ा दी है, तो टेंशन में एनडीए भी दिखाई दे रहा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर इंडिया और एनडीए के उम्मीदवार में कड़ी टक्कर नजर आ रही है। दोनों ही गठबंधनों के उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस बार दोनों ही गठबंधनों ने दक्षिण भारत के उम्मीदवारों पर दांव खेला है, जिसे देखते हुए ये चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस डी सुदर्शन रेड्डी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ सीपीसी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। रेड्डी का सीधा मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से है, जिन्होंने एक दिन पहले ही नामांकन दाखिल किया था। दोनों प्रमुख गठबंधनों एनडीए और इंडिया गठबंधन ने दक्षिण भारत के उम्मीदवारों पर इस बार दांव खेला है।
जिससे एनडीए के लिए उपराष्ट्रपति के पद की राह पहले की तरह आसान होती नहीं दिख रही है। दरअसल ये चुनाव जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को दिए गए इस्तीफे के बाद हो रहा है, जिनका कार्यकाल बतौर उपराष्ट्रपति 10 अगस्त 2027 तक का था। बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन से पहले इंडिया गठबंधन ने उनके सम्मान में एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया, जहां उन्हें सम्मानित किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे विचारधारा की लड़ाई बताया। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल ने जहां आरएसएस की विचारधारा को चुना है, वहीं इंडिया गठबंधन संविधान और उसके मूल्यों को मार्गदर्शक मानता है। खड़गे ने रेड्डी के उम्मीदवारों को राज्यसभा में निष्पक्षता और गरिमा लाने की प्रतिबद्धता बताया। रेड्डी गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और गोवा के पहले लोकायुक्त भी रह चुके हैं। उन्हें 2007 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है, जबकि उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 25 अगस्त है। ये चुनाव 9 सितंबर को होना है और उसी दिन नतीजा भी आ जाएगा। अब देखना होगा कि एनडीए अपने उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति बना ले जाता है या फिर इंडिया का यह दांव उस पर भारी पड़ता है। उपराष्ट्रपति चुनाव पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, तो नजरें सुप्रीम कोर्ट पर भी बनी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल और राष्ट्रपति के बिलों पर फैसला लेने की समय सीमा वाले मामले में सुनवाई लगातार जारी है। इस मुद्दे पर जहां सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने आर्टिकल 200 का हवाला दिया, तो वहीं सीजेआई गवाही ने सभी संस्थानों को उनके दायित्व का पालन करने की बात कही। तो और क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। राज्यपाल और राष्ट्रपति के बिलों पर फैसला लेने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जमकर बहस हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्यपालों को विधानसभा से पारित बिलों पर फैसला लेने के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय करने के विचार का जोरदार विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को अपने विवेक से काम करने की व्यापक शक्ति देता है, इसलिए राज्यपाल और राष्ट्रपति जैसी संवैधानिक संस्थाओं को किसी भी तरह की समय सीमा में बांधना गलत होगा। मेहता ने अदालत के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया और कहा कि अदालतें अपने समान स्तर की किसी अन्य संवैधानिक संस्था के लिए समय सीमा तय नहीं कर सकती। उन्होंने इस तरह के मामलों के लिए राजनीतिक समाधान का सुझाव दिया, जैसे कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से संपर्क करना। उनका मानना है कि राजनीतिक परिपक्वता से ऐसे मसले हल किए जा सकते हैं, न कि अदालती हस्तक्षेप से। हालांकि अदालत ने मेहता के तर्कों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। सीजेआई बीआर गवाई ने मेहता के तर्कों का कड़ा जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि अगर कोई संवैधानिक संस्था बिना किसी वैध कारण के अपना काम नहीं कर रही है, तो क्या अदालत को यह कहना चाहिए कि हम शक्तिहीन हैं और हमारे हाथ बंधे हुए हैं? अदालत भी संविधान का एक अंग है और उसका काम यह सुनिश्चित करना है कि सभी संस्थाएं अपने दायित्वों का पालन करें। वहीं जस्टिस नरसिम्हा ने भी इस बात को स्वीकार किया कि भले ही अदालत कोई समय सीमा तय न करे, लेकिन एक प्रक्रिया तो होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष यानी राज्यपाल और विधानसभा एक अतिवादी रुख अपना रहे हैं, जिससे संवैधानिक संकट पैदा हो रहा है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अगर कोई संवैधानिक संस्था अपनी जिम्मेदारी से मुकरती है, तो इसका समाधान करना जरूरी है। इस मुद्दे पर कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस गरमाई हुई है, तो विवाद भारत और नेपाल के बीच भी देखा जा रहा है। दोनों देशों में सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर जो विवाद 2020 में शुरू हुआ था, अब एक बार फिर ये गरमाता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल ने भारत को लिपुलेख दर्रे को लेकर चेताया, तो भारत ने भी उसे करारा जवाब दे दिया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो क्यों भारत और नेपाल के रिश्तों में आई कड़वाहट, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। भारत और नेपाल के बीच दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं। इसकी मुख्य वजह है सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर दोनों देशों के बीच छिड़ा विवाद। लिपुलेख दर्रे के इस्तेमाल को लेकर नेपाल ने भारत को सख्त चेतावनी दे दी है। नेपाल ने साफ कहा कि भारत को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन भारत ने भी उसके दावे को खारिज कर दिया। दरअसल भारत चीन के बीच लिपुलेख दर्रा, शिवकीला दर्रा और नाथुला दर्रा के जरिए सीमा व्यापार को फिर से खोलने पर सहमति जताई गई है, जिस पर नेपाल ने आपत्ति जताई और तब से ही ये विवाद एक बार फिर गरमा गया है। नेपाल ने सख्त लहजे में कहा कि महाकाली नदी के पूर्व में स्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी नेपाल के अविभाज्य अंग है, जिस पर भारत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ये साफ कर दिया कि वो कई दशकों से इस रास्ते व्यापार करते आया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल के दावे न तो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है और न ही उचित है। किसी भी पक्ष की तरफ से एक तरफा और कृत्रिम रूप से क्षेत्रीय दावों का विस्तार करना मंजूर नहीं है। हालांकि भारत नेपाल के साथ सीमा से संबंधित बकाया मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से सुलझाने के लिए रचनात्मक संवाद के लिए हमेशा तैयार है। आपको बता दें कि 2020 से ही इस क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव के हालात बने हुए हैं। ये इलाका भारत के उत्तराखंड राज्य का हिस्सा है, लेकिन नेपाल इसे अपना बताता है।
2020 में उसने अपना नया नक्शा जारी करते हुए लिपु लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया था। फिर 2024 में नया नोट जारी कर उस पर भी इन क्षेत्रों को दिखाया और अब भारत के इस कदम से दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण हालात बन गए हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इन दिनों पीएम नरेंद्र मोदी जो नहीं चाहते हैं वो सब हो रहा है। जैसे कि अभी हाल ही में अंतरिक्ष यात्रा से लौटे शुभांशु शुक्ला जब पीएम मोदी से उनके आवास पर मिले तो बड़ी गर्मजोशी के साथ में बातचीत हुई और बातचीत में ये पता चला कि भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा कि अभी भी भारत सारे जहां से अच्छा दिखाई देता है। तो लीजिए, नई पीढ़ी को शायद ये वाली बात पता ना हो कि 1984 में जब भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए तो नीचे से भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पूछा कि राकेश जी, भारत ऊपर से कैसा दिखाई पड़ता है? तो राकेश जी ने कहा सारे जहां से अच्छा दिखाई पड़ता है। तो लीजिए, बात वहीं घूम के आ गई। तो मोदी जी ने